हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। यहाँ पर हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे, जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके एक्सेप्शनल केसेस के बारे में, ये ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एसिड्स। ठीक है बच्चों, अगर आपके मेटल की बात की जाए तो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, साथ ही साथ इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास एक मेटल प्रेजेंट है और आपके पास एक कोई दूसरे मेटल का सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तब वो आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ठीक है बच्चों, तो आपके किस तरह एसिड से आपके मेटल रिएक्ट करेंगे। तो अगर आपके मेटल कभी भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देते हैं। यानी इसका मतलब आप जिस मेटल को रिएक्ट करा रहे हो वो मेटल उस एसिड के साथ जो भी सॉल्ट बनाएगा वो देंगे, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। मेटल्स react with acids, give corresponding salt and हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होता है आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एसिड। तो इसकी अगर जनरल फॉर्म की बात करोगे बच्चों, हम डाइल्यूट एसिड को ही रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट नहीं कराते, वो काफ़ी जल्दी और विग्रस रिएक्शन शो करते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि बच्चों अगर आप Mg आपका मेटल आपको पता है, अगर आप उसको HCl डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका MgCl2 एंड H2 गैस आपका क्या होता है बच्चों, लिबरेट होता है। तो बच्चों ये थे आपके एक एग्जाम्पल और जनरल रिएक्शन। लेकिन बच्चों सारे के सारे एसिड जो होते हैं आपके, वो आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। और इसी से आपका बोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हो तो आपका कभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, एक्सेप्शनल केसेस है, हम लिख लेते हैं एक्सेप्शनल केस। अगर आप नाइट्रिक एसिड से किसी भी मेटल को रिएक्ट कराते हो तो आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। इसका रीजन बच्चों बहुत सिंपल होता है कि कभी भी अगर नाइट्रिक एसिड आपका हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही आपका H2 लिबरेट होगी, उस H2 को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, जैसे ही आपका H2 गैस लिबरेट होगी आपका मेटल से रिएक्ट करने के बाद विद नाइट्रिक एसिड, तो उस H2 को आपका कन्वर्ट कर देगा वाटर में एंड खुद आपका रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। ठीक है बच्चों, लिख देते हैं हाइड्रोजन गैस is not evolved when a metal react with नाइट्रिक एसिड। क्यों नहीं होती बच्चों, इट इज बिकॉज HNO3, बच्चों इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज अ स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका ऑक्सीडाइज कर देगा, इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर, ठीक है बच्चों, जो आपका H2 गैस प्रोड्यूस होगा उसको वाटर में ऑक्सीडाइज करेगा एंड खुद को रिड्यूस कर देता है बच्चों, इट सेल्फ रिड्यूस्ड to any of the nitrogen salt, to any of the नाइट्रोजन सॉल्ट। तो बच्चों कौन कौन से नाइट्रोजन सॉल्ट में हो सकता है, ये N2O में हो सकता है, NO में हो सकता है, NO2 में हो सकता है, किसी भी नाइट्रोजन सॉल्ट में ये आपका क्या हो सकता है बच्चों, डिजॉल्व हो सकता, मतलब ब्रेक हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर आप कुछ मेटल्स की बात करो, इसमें भी एक्सेप्शनल केस है बच्चों, आपके जो मैग्नीशियम होते हैं और जो आपका मैग्नीज होता है वो आपका इससे डाइल्यूट फॉर्म से रिएक्ट कर सकता है। तो बच्चों में एक्सेप्शनल केस है, ये लिख देता हूँ आपका, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, ठीक है बच्चों, ये दो मेटल आपके रिएक्ट कर सकते हैं और ये क्या करेंगे बच्चों, इवॉल्व करेंगे कौन सा, H2 गैस। तो बच्चों ये थी आपकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद एसिड, जिसमें आपका क्या होता है, मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, बट नाइट्रिक एसिड जो होता है उससे आपके मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। उसका रीजन होता है कि जैसे ही आपका H2 गैस लिबरेट होता है वो गैस आपका कन्वर्ट हो जाता है वाटर में एंड नाइट्रिक एसिड आपका रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, ठीक है बच्चों। बट कुछ मेटल इसके डायल्यूट फॉर्म से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चों जब हम बात कर ही रहे हैं इसकी, तो इसमें हम आपका एक टर्म और आता है एक्वारीजिया, ठीक है बच्चों, ये आपका यूज़फुल भी होता है, बहुत से लोग इसे यूज़ भी करते हैं। क्योंकि बच्चों हमने नाइट्रिक एसिड की बात करी है तो हम एक्वारीजिया को भी एक बार देख लेते हैं। एक्वारीजिया क्या होता है बच्चों, एक्वारीजिया? Aquarija is a freshly prepared mixture of HCl hydrochloric acid and बच्चों ये जो आपका HCl होगा ये आपका कॉन्क होगा, यानी कंसनट्रेटेड होगा, कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है बच्चों। अगर आप दो एसिड हैं आपके पास, कौन कौन से, आपके पास एक है आपका कंसनट्रेटेड HCl और एक है आपके पास कंसनट्रेटेड HNO3, अगर आप दोनों को इनको मिक्स करते हो, ठीक है, और आप इसका 3 पार्ट ऐड करते हो, इसका आप 1 पार्ट ऐड करते हो, जो सॉल्यूशन आपका बनेगा, जो मिक्सचर आपका बनेगा उसको बोला जाएगा बच्चों एक्वारीजिया, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं 75% यूज़ करता हूँ HCl और 25% यूज़ करता हूँ HNO3, तो आपका वो बच्चों क्या होगा, एक्वारीजिया बनेगा, ठीक है बच्चों। एक्वारीजिया का यूज़ क्या होता है बच्चों, एक्वारीजिया सुनार जो होते हैं आपके, जो आपने ज्वेलरी शॉप्स देखी होंगी, उसमें जो आपका मेटल होता है, जैसे चांदी हुआ,
ठीक है। इनको ऊपर जब कोरोजन हो जाता है, इनके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर आ जाती है, तो इनको प्योर करने के लिए, इनको साफ़ करने के लिए इसका बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपके गोल्ड प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो बच्चों इसकी स्पेशल कैरेक्टर ये लिख देते हैं, एक्वा रीजिया कैन डिसॉल्व गोल्ड, इट इज one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक्वा रीजिया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक्वा रीजिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10th के अकॉर्डिंग आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे केमिकल रिएक्शन पूछी जाती हैं। रिएक्शन ऑफ metals with other metal salt। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहा जाए कि आपका एक मेटल किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ या किसी दूसरे मेटल के साथ कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेवियर शो करेगा, तो आपको ये रिएक्शन करने के लिए या उसकी रिएक्टिविटी बताने के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है बच्चों? क्लास 10th में आपका कुछ मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज़ बनाई गई है और उन सबको उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज तो बच्चों क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? देखिए आपका कुछ इस तरह लिखा जाता है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, कॉपर एंड मर्क्यूरी, सिल्वर, एंड बच्चों गोल्ड। ठीक है बच्चों, मैं इसके सिंबल लिख देता हूँ। पोटेशियम का आपका सिंबल होता है के, सोडियम का आपका होता है Na, कैल्शियम आपको होता है Ca, मैग्नीशियम होता है आपका Mg, एल्युमिनियम होता है आपका Al, जिंक बच्चों Zn, आयरन आपका Fe, लेड आपका Pb, हाइड्रोजन आपका H, कॉपर आपका Cu, मर्क्यूरी आपका Hg, सिल्वर आपका Ag और बच्चों गोल्ड आपका Au। ठीक है बच्चों, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर ये रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब क्या है बच्चों? अगर पोटेशियम आपका बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है
तो सोडियम उसके रिस्पेक्ट में कम रिएक्टिव है, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, देन एल्युमिनियम, देन जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज। पर अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को यूज़ कैसे करना है, कैसे ये काम करती है। तो बच्चों कभी भी अगर आप एक मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हो और अगर आपका जो मेटल है वो मेटल सॉल्ट में प्रेजेंट मेटल से हाईली रिएक्टिव है तो आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी, और अगर वो लो रिएक्टिव है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। चलिए उसको लिखते हैं और फिर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। highly reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution और molten state। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका डेफिनेशन, और इसी को बच्चों हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। यही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर आप जनरली लिखना चाहो तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो कि मेटल प्लस, इसको मेटल ए मान लो बच्चों, मेटल ए, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ बच्चों। लेट, यहाँ पे आप क्या करते हो, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। ठीक है बच्चों, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो अगर आपका ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है बच्चों, बी को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस, और आपका जो मेटल बी होगा वो आपका रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। 2-3 एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस कर देते हैं कि कैसे आपका केमिकल रिएक्शन होती है। बच्चों देखिए, इसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज कैसे वर्क करती है वो समझना होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे आपका रिएक्टिविटी सीरीज वर्क करती है और कहाँ पर आपका रिएक्शन पॉसिबल है और कहाँ पर आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अगर मैं Zn को रिएक्ट कराता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बच्चों ये आपका सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन है और ये आपका जिंक है। देखिए बच्चों, आपको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में Zn यहाँ पर है आपका, ये आपका Zn है, और बच्चों ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका नीचे है। तो बच्चों क्योंकि हाइड्रोजन आपका नीचे है, इसका मतलब हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी होगी वो जिंक से कम होगी। ठीक है बच्चों, तो जिंक क्या करेगा, बिकॉज जिंक आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर बनाएगा आपका जिंक सल्फेट, और प्लस आपका क्या होगा, H2 गैस को निकाल देगा। तो जिंक कैन रिमूव H2 बिकॉज जिंक इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन। तो बच्चों लिख देते हैं इसको, जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों,
तो इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चों। तो सेकंड एग्जांपल में लेट हमने लिया आयरन एंड कॉपर सल्फेट CuSO4। तो देखिए बच्चों, एक यहाँ पर आपका मेटल है आयरन और एक आपका सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो बच्चों ये है आपका आयरन और ये है आपका कॉपर। कॉपर आपका आयरन से नीचे है, इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा और इसकी जगह आकर बैठ जाएगा। तो ये बनाएगा आपका आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस बच्चों क्या होगा आपका H2 गैस। और हम इसको लिखेंगे किस तरह, आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। ये तो बच्चों आपने दो एग्जांपल लिए जिसमें आपका रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। चलिए एक ऐसा एग्जांपल समझते हैं जहाँ पे आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकते आप। तो बच्चों थर्ड एग्जांपल लेते हैं। लेट हमने क्या किया, हमने Ag को रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है बच्चों, तो देखिए Ag आपका, ये Ag है आपका और ये आपका कॉपर है। तो Ag कॉपर को हटाना चाहेगा बट कॉपर आपका ऊपर है, इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो क्या Ag कॉपर को हटा सकता है? नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका आएगा नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी क्योंकि जिस मेटल सॉल्ट को आप मेटल से रिएक्ट कराना चाह रहे हो उस मेटल की रिएक्टिविटी सॉल्ट के मेटल से कम है। तो बच्चों रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज Ag इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स। इसके लिए आपको बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ध्यान में रखना और कैसे ये आपकी वर्क करती है। अगर आपका मेटल सीरीज में ऊपर होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और अगर आपका मेटल सीरीज में नीचे होगा तो आपका ऑटोमेटिकली लो रिएक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।